नमस्कार मित्रों, पॉलिटिकल साइंस लर्निंग विद जितेंद्र यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। मित्रों, यहाँ पर हम पॉलिटिकल साइंस या फिर कहे कि संविधान के अंतर्गत मूल अधिकार देख रहे थे और मूल अधिकारों का एक वीडियो मैंने अपलोड कर दिया है। उसके अंदर हमने आर्टिकल 12, 13, 14 को देखा है और 15 को देखा है और आज हम देखेंगे 16, 17 और 18 को। ठीक है, मूल अधिकार वाले जो भी वीडियो है वो आप सबके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, चाहे से आप ग्रेड फर्स्ट की तैयारी कर रहे हो पॉलिटिकल साइंस से या फिर आप राजस्थान पुलिस की तैयारी कर रहे हो। किसी भी लेवल के एग्जाम हो, मूल अधिकार के क्वेश्चन सभी लेवल के एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। यहाँ पर मैं बड़े विस्तार से और बड़े अच्छे से ऑथेंटिक बुक से आपको ये सब चीज़ें उपलब्ध करवा रहा हूँ, तो आप शुरू से लेकर अंतिम समय तक वीडियो को ज़रूर देखें। इसके साथ ही जैसे सामान्यतः सभी यूट्यूबर बोलते हैं कि यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले, तो उसी के दृष्टिकोण में भी बोल देता हूँ कि आपने यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले और नोटिफिकेशन चालू कर ले। अब ये बोलने का काम तो हर यूट्यूबर का होता है, सामान्यतः हर कोई बोलता ही है। चैनल को सब्सक्राइब करना और नहीं करना ये सिर्फ आप लोगों के ऊपर निर्भर करता है। यदि आपको अच्छा लगता है तो आप स्वयं आगे से चैनल को सब्सक्राइब भी करोगे, लाइक भी करोगे और शेयर भी करोगे, और यदि नहीं अच्छा लगता है तो नहीं करोगे। तो इस विषय में मैं कुछ नहीं कहूँगा। यदि आपको अच्छा लगता है तो आप शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और लेकिन एक बार वीडियो को आप शुरू से लेकर अंतिम समय तक पूरा ज़रूर देख लें। उसके बाद में आप डिसीजन करें कि आपको क्या करना है। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं आज का वीडियो। मैं ज़्यादा नहीं बोल पाता, वैसे मार्केटिंग वाला स्वभाव मेरा नहीं है। मैं सीधा फैक्ट पे बात करता हूँ, सीधी नॉलेज पर बात करता हूँ, और हम उसी संदर्भ में देखते हैं आज आर्टिकल 16 से 12, 13, 14, 15 तक हमारे दूसरे वीडियो में हो गए थे, पहले वाले वीडियो में। आज हम देखेंगे अनुच्छेद 16 को। देखो, थोड़ा सा मैं रात के समय में वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो मेरी छाया भी स्पॉट पर पड़ती है, तो आप उसको ना देखें। मैं जो समझा रहा हूँ, मैं जो बता रहा हूँ, उनको आप समझने का प्रयास करें। हम देखते हैं अनुच्छेद 16। अनुच्छेद 16 में लोक नियोजन में अवसर की समानता, ये अनुच्छेद 16 का मुख्य टाइटल है। मैंने जो भी ये 16 वगैरह जो भी अनुच्छेद की बातें लिखी है वो संविधान के बेयर एक्ट से लिखी है। संविधान का जो बेयर एक्ट होता है उसके अंदर संविधान में जो बातें लिखी है उसी के हूबहू उसी भाषा में वो सब बातें लिखी होती है। तो मैंने ये सब चीज़ें वहीं से लिखी और वहीं से मैंने इनको समझ रखा है। तो हम उसी दृष्टिकोण से देखते हैं। अनुच्छेद 16 में लिखा हुआ है लोक नियोजन में अवसर की समानता। इसके बाद अनुच्छेद 16(1) में लिखा हुआ है राज्य के अधीन जो भी पद है, जो भी सरकारी नौकरियाँ है, उन सब में सभी लोगों को समान अवसर प्राप्त होंगे। अनुच्छेद 16(1) इस बात का प्रावधान करता है। फिर 16(2) अनुच्छेद 16(2) क्या कहता है? राज्य के अधीन किसी भी पद पर नियुक्ति के संदर्भ में किसी भी नागरिक के साथ में केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्मस्थान, निवास और उद्भव के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। जितनी भी सरकारी नौकरियां हैं उनमें नियुक्ति को लेकर किसी के साथ में केवल इनके आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। यहाँ पर 3 चीज़ें अपने को देखनी है, एक जन्म स्थान वाला और निवास और उद्भव। इसका मीनिंग क्या होता है? तो जन्म स्थान का और निवास का देखते हैं। जैसे ये ए गांव है, ये बी गांव है, ये सी गांव है। अब ये ए गांव ये हमारा उद्भव स्थान हो सकता है, जहाँ पर हमारे माता पिता, दादा परदादा वगैरह रहते हो। फिर यहाँ से ये लोग निकले और यहाँ आकर निवास करने लगे। यहाँ पर हमारा जन्म हो गया, ये जन्म स्थान हो गया, ये उद्भव हो गया। उसके बाद हमने जहाँ हमारा जन्म हुआ उस स्थान को भी हम छोड़ देते हैं। उसके बाद में सी नाम का जो स्थान है वहाँ पर जाकर रहने लगते हैं। तो ये होता है हमारा उद्भव, जन्म स्थान और निवास का कॉन्सेप्ट। तो ये ध्यान रखना आपको कि राज्य, धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान और निवास, उद्भव के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेगा। इसके बाद में अनुच्छेद 16(3) में लिखा हुआ है संसद निवास स्थान के लिए भेदभावपूर्ण कानून बना सकती है। यानी कि किसी क्षेत्र विशेष में या फिर राज्य विशेष में नौकरियों के लिए उन्हीं राज्य के लोगों को प्राथमिकता दी जाएगी, उन्हीं राज्य के निवासियों को प्राथमिकता दी जाएगी। ऐसा प्रावधान सिर्फ संसद बना सकती है। कोई राज्य नहीं बना सकता कि राजस्थान की भर्तियों में सिर्फ राजस्थान के युवा ही आवेदन कर सकेंगे। यदि संसद को ऐसा लगता है कि
यहाँ के लोग पिछड़े हुए हैं, यहाँ के लोगों को ही नौकरी की पहली प्राथमिकता है, पहली आवश्यकता है, तो संसद ऐसा कानून बना सकती है और अन्य राज्यों को राजस्थान की भर्तियों में भाग लेने से, आवेदन करने से रोक सकती है। राज्य विधानमंडल ऐसा नहीं कर सकता। ऐसा करने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ संसद को है, अनुच्छेद 16(3) के तहत। फिर हम देखते हैं अनुच्छेद 16(4). अनुच्छेद 16(4) के तहत SC और ST को सामाजिक व शैक्षिक पिछड़ेपन के आधार पर नौकरियों में आरक्षण दिया गया है। सामाजिक व शैक्षणिक पिछड़ेपन के आधार पर नौकरियों में आरक्षण दिया गया है SC और ST को। तो क्या आधार है? सामाजिक और शैक्षिक पिछड़ेपन का आधार। ठीक है। इसके बाद में हम यहाँ देखते हैं, नोट करके, आर्थिक पिछड़ेपन के आधार पर PV नरसिम्हा राव सरकार ने जनरल वाले जो लोग थे उनको 10% आरक्षण दिया था और आर्थिक पिछड़ेपन के आधार पर, जबकि हमारे संविधान में आर्थिक पिछड़ेपन का कोई उल्लेख उस समय पर नहीं था। तो ये जो आरक्षण दिया गया, इसको इंदिरा साहनी बनाम भारत संघवाद 1990 में चुनौती दी गई और फिर इस आरक्षण को जो PV नरसिम्हा राव ने दिया 10%, इसको सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। और इसी इंदिरा साहनीवाद में फिर सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया कि संविधान में आर्थिक आधार का कोई प्रावधान नहीं है और क्रीमीलेयर की पहचान संसद करेगी। और जिन लोगों ने आरक्षण का लाभ ले लिया है, उनको आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। क्रीमीलेयर का प्रावधान सिर्फ और सिर्फ OBC वर्ग पर लागू होता है, SC और ST पर लागू नहीं होता है। तो क्रीमीलेयर की पहचान संसद करेगी। क्रीमीलेयर शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग सतनातन कमेटी ने किया था, ये ध्यान आपको रखना है। इसके अलावा इंदिरा साहनीवाद में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आरक्षण की सीमा 50% से अधिक नहीं हो सकती और आर्टिकल 335 में लिखा गया कि SC और ST को सरकारी नौकरियों में आरक्षण देते समय प्रशासनिक दक्षता का ध्यान रखा जाएगा। लेकिन इसके बाद में संसद ने क्या किया? संसद ने यहाँ पर संशोधन किया और SC और ST को अहर्ता अंकों में छूट दे दी गई। यहाँ पर 82वें संविधान संशोधन 2000 के द्वारा SC और ST को अहर्ता अंकों में, योग्यता अंकों में छूट दे दी गई अनुच्छेद 335 के अंतर्गत। इसके बाद में हम बात करें OBC को, तो OBC को यहाँ पर इसको देखना पहले। इसके अतिरिक्त यहाँ पर अनुच्छेद 330, 331, 332 और 333, 330 और 332। 330 में लोकसभा में SC और ST को आरक्षण दिया गया है। 332 में विधानसभा में SC और ST को आरक्षण दिया गया है। 331 में, या फिर हम इसको देखें 330 और 333 में जो आरक्षण SC ST को मिला हुआ था वो 10 वर्ष के लिए ही था। और ये कहाँ लिखा हुआ था? अनुच्छेद 334 में। SC और ST को लोकसभा और विधानसभा में जो रिजर्वेशन दिया गया था वो सिर्फ 10 वर्ष के लिए ही था। ये बात लिखी हुई थी अनुच्छेद 334 में। लेकिन ये जो आरक्षण है, इस आरक्षण को हर बार 10 वर्ष कर करके बढ़ाता जाता रहा है। तो यहाँ पर इसको बढ़ा दिया। ऐसे 10 वर्ष करके 104वें संविधान संशोधन के द्वारा इस SC और ST के आरक्षण को यहाँ पर बढ़ा दिया गया जनवरी 2030 के द्वारा। अब देखते हैं अनुच्छेद 331 में प्रावधान था कि राष्ट्रपति लोकसभा में एंग्लो इंडियन के 2 सदस्यों को मनोनीत करेगा और 333 में था कि राज्यपाल राज्य विधानसभा में एक एंग्लो इंडियन सदस्यों को मनोनीत करेगा। तो एंग्लो इंडियन सदस्यों के मनोनयन का प्रावधान 104वें संविधान संशोधन के द्वारा समाप्त कर दिया गया, मतलब इनके बारे में कुछ भी नहीं बोला गया। और ये भी 10 वर्ष के लिए ही था 334 के अंतर्गत। तो ये दोनों तो समाप्त हो गया और ये वाला बना रहा। इसके अलावा आप देखते हैं कि ये जो OBC को लोकसभा में और विधानसभा में कोई आरक्षण नहीं है। इसके अलावा राज्यसभा में SC और ST को कोई आरक्षण नहीं है। ध्यान में रखना है, राज्यसभा में SC और ST को कोई आरक्षण नहीं है। आप देखते हैं अनुच्छेद 16(4)A।
16(4)(a) नया अनुच्छेद जोड़ा गया। इसके अंतर्गत 77वें संविधान संशोधन 1995 के द्वारा और अनुच्छेद 16(4)(a) में SC और ST को पदोन्नति में आरक्षण दे दिया गया। यहाँ पर अनुच्छेद 16(4)(a) में SC और ST को पदोन्नति में आरक्षण दे दिया गया 77वें संविधान संशोधन 1995 के द्वारा। फिर इसके बाद में ये कहा गया कि SC और ST को पदोन्नति में आरक्षण मिल गया तो अब उनको वरिष्ठता में या फिर ज्येष्ठता में कोई आरक्षण नहीं मिलेगा। लेकिन इसके बाद में सरकार ने क्या किया, 85वां संविधान संशोधन 2001 किया और SC और ST को वरिष्ठता में भी आरक्षण दे दिया गया। वरिष्ठता का अर्थ होता है जैसे यहाँ पर सामान्य वर्ग का कोई व्यक्ति और SC ST का कोई व्यक्ति नौकरी लगता है। यहाँ पर ये जनरल का था, ये पहले ये दोनों यहाँ पर नौकरी लगते हैं और ये दोनों पहले इसी रैंक पे थे। पहले ये लग गया तो वरिष्ठ ये रह गया, बाद में ये लगा तो ये इसका जूनियर रहा। लेकिन इस SC वाले का इससे पहले प्रमोशन हो गया, पदोन्नति हो गई और इसके बाद में इसकी पदोन्नति हुई तो इन दोनों में विवाद हो गया कि कौन हम में से बड़ा है। तो उसका समाधान करने के लिए फिर बाद में ये 85वां संविधान संशोधन 2001 किया गया और SC और ST को वरिष्ठता में भी रिजर्वेशन प्रदान कर दिया गया कि यदि उनका पहले प्रमोशन हो गया है तो वही आपसे वरिष्ठता में भी सीनियर माने जाएंगे, ना कि जूनियर। ठीक है। इसके बाद में हम देखते हैं अनुच्छेद 16(4)(b) ये जोड़ा गया 81वें संविधान संशोधन 2000 के द्वारा और इसमें प्रावधान किया गया कि बैकलॉग की भर्ती करते समय आरक्षण की सीमा 50% से अधिक हो सकती है, ये असंवैधानिक नहीं मानी जाएगी। बैकलॉग का मतलब होता है एक भर्ती में SC और ST के लिए जितनी सीटें आरक्षित रहती है, यदि वो सीटें पूरी नहीं भर पाती है तो अगली भर्ती में उन सीटों को जोड़ दिया जाता है और इस प्रकार से जोड़ते जोड़ते यदि रिजर्वेशन की सीमा 50% से अधिक हो जाती है तो भी वो असंवैधानिक नहीं मानी जाएगी। ऐसा प्रावधान किया गया यहाँ पर 81वें संविधान संशोधन 2000 के द्वारा अनुच्छेद 16(4)(b) के तहत। तो ये दो नए अनुच्छेद यहाँ पर जोड़े गए। इसके अतिरिक्त 16(5) प्रावधान करता है धार्मिक संस्थानों में आरक्षण लागू नहीं होगा। यानी कुछ मंदिर विशेष ऐसे होते हैं जहाँ पर कोई विशेष व्यक्ति पूजा पाठ के लिए रखा जाता है, वहाँ पर आप ये नहीं कह सकते कि यहाँ पर भी रिजर्वेशन आप लागू करो। कुछ मंदिर होते हैं, वहाँ के कुछ नियम होते हैं, वहाँ के कुछ धार्मिक ऐसे नियम होते हैं जिनके अनुसार ही वहाँ का पुजारी या फिर वहाँ का जो सेवा करने वाला होता है वो होता है, तो वहाँ पर आप रिजर्वेशन की मांग नहीं कर सकते। अनुच्छेद 16(5) इस बात की प्रावधान करता है। अनुच्छेद 16(6) इसमें नया जोड़ा गया 103वें संविधान संशोधन 2019 के द्वारा, जिसके तहत EWS में यानी कि सामान्य वर्ग को सरकारी नौकरियों में अधिकतम 10% रिजर्वेशन प्रदान कर दिया गया। अधिकतम 10% से कम भी हो सकता है लेकिन 10% से अधिक नहीं हो सकता। तो ये यहाँ पर 16(6) में सामान्य वर्ग को रिजर्वेशन प्रदान कर दिया गया। ये अनुच्छेद 16 की बातें हैं पूरी। इसमें नए अनुच्छेद जोड़े गए 16(4)(a), 16(4)(b) और 16(6). 16(4)(a) जोड़ा गया 77वें संविधान संशोधन 1995 के द्वारा और SC ST को पदोन्नति में आरक्षण दिया गया। इसके अलावा 16(4)(b) जोड़ा गया 81वें संविधान संशोधन 2000 के द्वारा और बैकलॉग की भर्ती में 50% की सीमा अधिक हो सकती है और 85वें संविधान संशोधन 2001 के द्वारा ही SC ST को वरिष्ठता में भी आरक्षण प्रदान कर दिया गया। 16(4) को लेकर ये 3 संविधान संशोधन आपको ध्यान में रखने हैं। इसके अतिरिक्त 16(6) का ध्यान में रखना है कैसे जोड़ा गया और किसको यहाँ पर आरक्षण दिया गया। अब एक अनुच्छेद आता है इसमें, अनुच्छेद 17। ये करता है अस्पृश्यता का अंत, छुआछूत का अंत करता है। वैसे अस्पृश्यता शब्द को हमारे संविधान में कहीं पर भी परिभाषित नहीं किया गया है, अस्पृश्यता किसे कहेंगे, लेकिन फिर भी ऐसा माना जाता है कि जाति के आधार पर, जन्म के आधार पर कुछ लोगों के साथ में भेदभाव किया जाता है, वही अस्पृश्यता होगी। अस्पृश्यता किसी के साथ में भी हो सकती है, सामान्य वर्ग के व्यक्ति के साथ भी हो सकती है, SC ST के जो लोग माने जाते हैं उनके साथ भी हो सकती है, किसी के साथ भी हो सकती है। तो यहाँ पर अस्पृश्यता का अंत किया गया है और ये एकमात्र अनुच्छेद है मूल अधिकारों के अंतर्गत जिसका कोई अपवाद नहीं है और इसी को लागू करने के लिए अस्पृश्यता निवारण अधिनियम 1955 बनाया गया
जिसका नाम बदल करके 1976 में नागरिक सिविल संरक्षण अधिकार अधिनियम 1976 कर दिया गया। इसके अतिरिक्त छूआछूत को समाप्त करने के लिए SC/ST एक्ट 1989 बनाया गया और SC/ST एक्ट 1989 में प्रावधान है कि इसके तहत यदि SC/ST का व्यक्ति किसी के खिलाफ मुकदमा दायर करवाता है तो उस व्यक्ति को सीधा गिरफ्तार कर लिया जाता है, उसको जमानत भी प्राप्त नहीं होती है, उसको बेल नहीं मिलती है। ठीक है। फिर इसके बाद में इस SC/ST एक्ट को SK महाजन बनाम महाराष्ट्रवाद 2018 में सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी और इसमें कहा गया था कि SC/ST एक्ट के अंतर्गत कुछ लोगों को फर्जी तरीके से भी फंसाते हैं, तो इसमें जो प्रावधान है उसमें संशोधन किया जाए। तो सुप्रीम कोर्ट में SC/ST एक्ट 1989 में संशोधन कर दिया और कहा कि अब SC/ST एक्ट के तहत मुकदमा दायर होने पर किसी व्यक्ति को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, पहले जांच होगी उसके बाद में गिरफ्तारी होगी। फिर आपको पता होगा अप्रैल 2018 के आसपास पूरे भारत भर में आंदोलन हुआ, भारत बंद बुलाया गया और फिर इसके बाद में सरकार ने पुनः न्यायालय के निर्णय को बदल दिया और SC/ST एक्ट में पुनः फिर से वही नियम लागू कर दिए जो पहले थे। अर्थात यदि आज की तारीख में भी कोई SC/ST एक्ट के अंतर्गत मुकदमा दर्ज करवाता है किसी व्यक्ति के खिलाफ, तो जिस व्यक्ति के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है वो व्यक्ति पहले सीधा जेल में जाएगा, उसके बाद में कोई कार्रवाई होगी और उसको स्वयं को कोई बेल या फिर जमानत प्राप्त नहीं होगी। तो अनुच्छेद 17 बस इतना सा है। इसके अलावा हम देखते हैं अनुच्छेद 18, इसमें उपाधियों का अंत किया गया है। 18(1) में लिखा हुआ है राज्य, सेना और विद्या के अतिरिक्त कोई भी उपाधियां प्रदान नहीं करेगा। 18(2) में लिखा हुआ है कोई भी भारतीय नागरिक विदेशी देश से, विदेशी राज्य से कोई उपाधि ग्रहण नहीं करेगा। इसके अतिरिक्त 18(3) में लिखा हुआ है कि विदेश का कोई नागरिक यदि भारत में रह रहा है, भारत में कोई काम कर रहा है, तो भारत के राष्ट्रपति की सहमति के बिना या फिर अनुमति के बिना किसी विदेशी राज्य से कोई उपाधि प्राप्त नहीं कर सकेगा। 18(3) में ये बात लिखी हुई है। और 18(4) में लिखा हुआ है राज्य के अधीन कोई व्यक्ति कोई लाभ का पद धारण करता है, कोई विश्वास का पद धारण करता है, तो वो व्यक्ति भी राष्ट्रपति की सहमति के बिना अन्य किसी राज्य से कोई उपाधि, कोई पुरस्कार प्राप्त नहीं कर सकेगा। 18(4) इस बात का प्रावधान करता है। इसी दृष्टिकोण में हम ध्यान रखें 1954 में भारत में पद्मश्री, पद्म भूषण, भारत रत्न और पद्म विभूषण पुरस्कारों की शुरुआत की गई थी, जिनको 1954 में बंद कर दिया गया। 1980 में इनको पुनः शुरू किया गया और फिर बाद में ये जो उपहार है, ये जो पुरस्कार है, इनको बालाजी राघवन बनाम भारत संघवाद में चुनौती दी गई थी। उसके अंदर चुनौती दी गई तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये सिर्फ क्या है, पुरस्कार है, उपाधियां नहीं है, ये दिए जा सकते हैं, लेकिन कोई भी व्यक्ति जिनको ये पुरस्कार प्राप्त हुए हैं वो इन पुरस्कारों का नाम अपने नाम के आगे या पीछे नहीं कर सकता। तो इस प्रकार से हमने डिस्कस किया यहाँ पर बहुत कम समय में अनुच्छेद 16, 17 और 18 को। अनुच्छेद 16, 17, 18 आप फिर से देख सकते हैं दोबारा से पूरा। अनुच्छेद 16 में लिखा हुआ है लोक नियोजन में अवसर की समानता और आर्टिकल 16(1) में राज्य के अधीन पदों पर नियुक्त हेतु सभी को समान अवसर प्राप्त होंगे। 16(2) में लिखा हुआ है केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान, निवास, उद्भव के आधार पर राज्य किसी के साथ में कोई भेदभाव नहीं करेगा सरकारी नौकरियों में नियुक्ति के संदर्भ में। 16(3) में लिखा हुआ है संसद निवास स्थान के आधार पर भेदभावपूर्ण कानून बना सकती है, जैसे TSP वगैरह के जो क्षेत्र होते हैं। इसके अतिरिक्त 16(4) में SC और ST को सामाजिक एवं शैक्षणिक पिछड़ेपन के आधार पर सरकारी नौकरियों में आरक्षण देने का प्रावधान किया गया है और इसी के मद्देनज़र PV नरसिम्हा राव सरकार ने 1990 में आर्थिक पिछड़ेपन के आधार पर जनरल वालों को, सामान्य वर्ग के लोगों को 10% आरक्षण प्रदान किया था, लेकिन इस आरक्षण को इंदिरा साहनी बनाम भारत संघवाद में चुनौती दी गई, जिसको मंडलवाद के नाम से जानते हैं। तो इस वाद में इस 10% आरक्षण को जो नरसिम्हा राव सरकार ने प्रदान किया उसको सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया और निर्णय दिया कि संविधान में केवल
आरक्षण देने का आधार सामाजिक व शैक्षणिक पिछड़ापन ही है। आर्थिक आधार पर कोई आरक्षण नहीं दिया जा सकता। तो यहाँ पर इसको खारिज कर दिया और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि क्रीमी लेयर की पहचान संसद करेगी और इसके अंतर्गत जो व्यक्ति क्रीमी लेयर में आ चुके हैं यानी कि जो आरक्षण का लाभ ले चुके हैं उनको आरक्षण नहीं मिलेगा। और इंदिरासानीवाद में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आरक्षण सीमा 50% से अधिक नहीं होगी और कहा कि 335 के अंतर्गत कहा कि एससी और एसटी को सरकारी नौकरियों में आरक्षण देते समय प्रशासनिक दक्षता का ध्यान रखा जाएगा। लेकिन इसके बाद में 335 में एक संविधान संशोधन करके अहर्ता अंकों में छूट दे दी गई 82वें संविधान संशोधन 2000 के द्वारा। ध्यान में रखना यहाँ पर ओबीसी को लोकसभा में और विधानसभा में कोई आरक्षण नहीं है और एससी एसटी को राज्यसभा में कोई आरक्षण नहीं है। इसके अतिरिक्त 16(4)(a) 77वें संविधान संशोधन 1995 द्वारा जोड़ा गया। एससी एसटी को पदोन्नति में आरक्षण दिया गया और 85वें संविधान संशोधन 2001 के द्वारा एससी एसटी को वरिष्ठता में भी आरक्षण दे दिया गया। 16(4)(b) में 81वें संविधान संशोधन 2000 के द्वारा जोड़ा गया और बैकलॉग की भर्ती करते समय आरक्षण की सीमा 50% से अधिक हो सकती है। 16(5) में लिखा हुआ धार्मिक संस्थानों में आरक्षण लागू नहीं होगा। 16(6) 103वें संविधान संशोधन 2019 के द्वारा जोड़ा गया और ईडब्ल्यूएस को सरकारी नौकरियों में अधिकतम 10% आरक्षण प्रदान कर दिया गया। तो इस प्रकार से अनुच्छेद 16 हमारा पूरा यहाँ पर रिवीजन होता है। इसके बाद में आता है अनुच्छेद 17 जिसमें अस्पृश्यता का अंत किया गया है और इसी अस्पृश्यता को समाप्त करने के लिए 1955 में अस्पृश्यता निवारण अधिनियम 1955 बनाया गया जिसका नाम बदल करके 1976 में नागरिक सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम कर दिया गया। और एससी एसटी एक्ट वाला आपको ध्यान में रखना है। और अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत करता है। राज्य, सेना और विद्या के अलावा कोई उपाधि प्रदान नहीं कर सकता। 18(1) प्रावधान करता है कि भारत का कोई भी नागरिक विदेशी राज्य से कोई उपाधि ग्रहण नहीं करेगा। 18(2) प्रावधान करता है इस बात का। और 18(3) विदेशी नागरिक यदि भारत में रह रहा है, कोई काम कर रहा है तो राष्ट्रपति की अनुमति बिना विदेशी राज्य से कोई उपाधि प्राप्त नहीं करेगा। और 18(4) में लिखा हुआ है कि राज्य के अधीन कोई लाभ का पद या विश्वास का पद धारण करने वाला व्यक्ति विदेशी राज्य से राष्ट्रपति की अनुमति बिना कोई पद या पुरस्कार प्राप्त नहीं कर सकेगा। लास्ट में हमने देखा पद्म श्री, पद्म भूषण, भारत रत्न और पद्म विभूषण जो पुरस्कार दिए जाते हैं उनके संदर्भ में। तो हमारे यहाँ पे 3 अनुच्छेद 3 मौलिक अधिकार यहाँ पर पूरे होते हैं। अब एक वीडियो में सिर्फ हम अनुच्छेद 19 को या फिर 20 को 2 ही अनुच्छेद कर पाएंगे क्योंकि अनुच्छेद 20 बड़ा रहेगा, उसको देखने में टाइम लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम रोकते हैं। अब मैंने बहुत कम समय में आपको अनुच्छेद 16, 17 और 18 करवा दिया है। अब यदि आपको अच्छा लगा हो, समझ में आया हो, अच्छी जानकारी लगी हो तो आप वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपना अमूल्य कमेंट करके ज़रूर बताएं। ठीक है, और हम मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।